असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन जो था ना, एक ऐसा आंदोलन था जिसमें देश के सभी वर्ग के लोग शामिल थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, वृद्धा हो, युवा हो, नेता हो, टीचर हो, वकील हो, सारे वर्ग लोग इसमें शामिल हो गए। इसीलिए एक प्रथम जन आंदोलन, पहली बार ऐसा हुआ था कि जनता के सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हुए, इसीलिए कहा था प्रथम जन आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण क्या है इसका, आखिर ये जन आंदोलन जो हुआ था इसका पहला कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा था। दूसरा क्या था? पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय के प्राप्त करना। पंजाब में अंग्रेज सरकार बहुत ही गलत काम कर रही थी, वह कड़ा पे कड़ा नियम लगाई जा रही थी, इसके विरोध में आवाज उठाना, न्याय प्राप्त करना। फिर तीसरा नंबर था कि स्वराज की प्राप्ति, मतलब हमारा देश जो है आज़ाद हो जाए, इसकी माने देश के आज़ादी के लिए। स्वराज माने होता है आज़ादी, आज़ादी की प्राप्ति के लिए। तो तीन मुद्दा था मेन, इसी कारण से ये आंदोलन हुआ था। अब है कि ये आंदोलन जो हुआ तो क्या, एक ही और करा यहाँ पे क्या, इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम थे। यह जो आंदोलन हो रहा था उसमें दो तरह के काम हो रहे थे। प्रथम, अंग्रेज सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य। प्रथम कार्य था विध्वंसात्मक। विध्वंसात्मक कार्य का मतलब हो गया वैसा काम जिसमें अंग्रेज सरकार को कमजोर कर देना है, मतलब जहां जहां से उसको सहयोग मिल रहा है अंग्रेज सरकार को, भारत में जहां जहां से हेल्प मिल रहा है वो हेल्प ना मिले। पहला ये कमजोर हो जाएगा वो। नैतिक रूप से कमजोर, उसके दिमाग में घुसना चाहिए कि भारत के लोग अब हमारा कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। नैतिकता रूप से, नैतिक रूप से भी कमजोर हो जाए, वो टूट जाए अंदर से वो, तो ये करना था पहला नंबर। जैसे इसमें क्या क्या किया लोग कि भाई इस काम को करने के लिए क्या किया, तो उपाधि, जितने भी अंग्रेज सरकार उपाधि दिया था किसी किसी को, खास आदमी को, उपाधि का मतलब होता है कोई खास उपाधि दे दिया, किसी को विशेष नाम दे दिया, तो उपाधियों को त्याग दिया। अवैतनिक पदों का त्याग, जितने भी पद थे, जो भी सरकारी या जो उनको अंग्रेज सरकार जिनको बहाली किए थे वो सब पद पे छोड़ दिए, रिजाइन कर दिया सब। सरकारी या गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, जितने भी सरकारी काम हो रहा है या गैर सरकारी काम हो रहा है उसका बहिष्कार करना, उसमें नहीं जाना। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी जितना भी विदेश का वस्तु है सबको हटा देना, ये सब काम था। ये सब काम उसमें ये काम जोर शोर से चल रहा था कि अंग्रेज का कोई भी बनाया हुआ चीज़ या कानून हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो ये काम चल रहा था। एक तरफ ये हो रहा था। दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरा तरफ इसको कहते हैं विध्वंसात्मक कार्य, और दूसरा तरफ हो रहा था रचनात्मक कार्य। कुछ अच्छा काम भी होना चाहिए ना, उधर अंग्रेज सरकार को गिराने के लिए हो रहा है, और ये काम जो है ना भारत को उठाने के लिए हो रहा है। ये क्या है, रचनात्मक कार्यों में क्या हो रहा है, न्यायालय में नहीं जाएगा। न्यायालय में अंग्रेज सरकार बैठा हुआ है फैसला करने के लिए, अंग्रेज सरकार किसी का भी हितकारी नहीं है भारत के लिए, तो क्यों ना हम लोग पंचों का फैसला माने, जो पंच है हमारे देसी हैं उनका बात माने, तो पंचों के फैसलों पर मानना। अगला क्या है, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना, जिसमें अंग्रेज सरकार का नियम कानून चलता है, जिसमें अंग्रेज सरकार का सिलेबस चलता है, जिसमें अंग्रेज टीचर है, प्रिंसिपल है, और उसमें ना जाकर जो हमारे राष्ट्रीय विद्यालय हैं, देश का विद्यालय है, उसकी स्थापना करते हैं, जिसमें अपना हिंदुस्तानी ही पढ़ाएगा, हिंदुस्तानी ही पढ़ेगा, ये सिस्टम करना। ताकि सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करें, तो विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ना ना जाए। कहाँ पे, सरकारी कॉलेज में जो अंग्रेज लोग उसमें अधिकार कर लिया था, तो उस समय उनका कहना था कि भाई उसमें हम जाएंगे ही नहीं, पढ़ने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज अपने हिसाब से पढ़ा रहा है और गुलाम बनाने के लिए पढ़ा रहा है, तो हम उसमें पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसका बहिष्कार करना, अपना कॉलेज स्थापित करना, अपने स्कूल स्थापित करना, ये था। उसके बाद भाई कपड़ा नहीं लेंगे हम, अंग्रेज का कपड़ा नहीं खरीदना है, तो कपड़ा कहाँ से आएगा, तो चरखा, खादी को लोकप्रिय बनाना। चरखा को अगर हम लोकप्रिय बना देंगे, सब घर में कपड़ा बनेगा, तो अपने परिवार का कपड़ा एक ही परिवार में बन जाएगा। अगर मान लिए उसमें काम करके किसी को उसे रोजगार भी मिल गया और प्लस में पैसा की बचत भी हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। तो लोग इसी को लोकप्रिय बनाए, खादी उद्योग को लोकप्रिय बनाए, ताकि कपड़ा खुद बनाएगा, खुद पहनेगा, अंग्रेज का कपड़ा पहनेगा ही नहीं, अंग्रेज का मिल ऐसे ठप हो जाएगा। तो ये भी बात था। अगला है स्वराज कोष से तू 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। भैया कोई काम अच्छा करेंगे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, खाली हवा हवाई बात करने से तो काम नहीं चलेगा, पैसा होना चाहिए ना। कोई भी काम अच्छा करने के लिए पैसा की आवश्यकता पड़ती है।
तो पैसा भी इकट्ठा होने चाहिए, तो सब लोग मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तो बहुत बड़ा कोष जमा होगा, कोई अच्छा काम होगा इसमें, तो पैसा भी इकट्ठा करना। उसके बाद पैसा जो इकट्ठा होगा उसे चरखा खरीदा जाएगा, सबको बांटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था, पूरे भारत को विकसित किया जा रहा था। एक तरफ विध्वंसात्मक कार्य में क्या किया जा रहा था, सरकार को गिराने का काम किया जा रहा था, सरकार को हटाने का काम किया जा रहा था, सरकार को नैतिक रूप से आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा था। किस सरकार को? भारतीय सरकार को नहीं, अंग्रेज सरकार को। सरकार कहे मतलब अंग्रेज सरकार। और दूसरा कहा कि भारत को अच्छा करना है भैया, इसके लिए विद्यालय कॉलेज की स्थापना, पंचों का फैसला मानना और इत्यादि, चरखा को लोकप्रिय बनाना इत्यादि काम हो रहा था। दोनों काम हो रहा था एक साथ। तो ये इस आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन था, इसमें दो काम यही हो रहे थे, दो मुख्य कार्य हो रहे थे, एक विध्वंसात्मक और दूसरा क्या, रचनात्मक। चलिए अब बात आती है कि भैया इधर असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया। असहयोग आंदोलन वाला कोई क्वेश्चन है कि नहीं? असहयोग आंदोलन के परिणाम देखिए, तो क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के परिणाम लिखा हुआ कहीं पे? तो क्या नंबर क्वेश्चन है? तो उत्तरीय में क्या नंबर? आइए चलिए हम उत्तरीय में आ गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम असहयोग आंदोलन पढ़ा रहे हैं तो उसका पूरा चीज पढ़ाइए देते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम। तो कारण तो अभी आप जाने हैं कि क्या था, खिलाफत का मुद्दा, ऐसा बता दिया, अभी जस्टे बताए हैं आपको, ये सब बात बता दी है आपको हम। इसमें अब परिणाम क्या निकल रहा है, देखिए ये जो असहयोग आंदोलन हुआ महात्मा गांधी जो किए, इसका क्या परिणाम निकला? इतना सारा काम किया गया तो क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला? दुनिया रिजल्ट देखती है, ये बात तो पता, रिजल्ट बहुत मायने रखता है कोई भी चीज़ का। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, रिजल्ट क्या आता है वो मायने रखता है। लोग उसको देखते हैं, तुम कितना पढ़ते हो उसे नहीं देखते हैं। तुम भले घूमते रहो दिन भर, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, लोग कहेगा अच्छा भी आती है। तो भर दिन पढ़ते रहो, रिजल्ट खराब आएगा तो लोग कहेगा खराब भी आती है। रिजल्ट से लोगों को मतलब होता है, ये दुनिया प्रूफ मांगती है ना। ठीक है, तो इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला हुआ जनता का अपार सहयोग मिला। इसमें तो एक बात तो तय हो गया कि सारे जनता जो है ना भारत की एक साथ हो गई, एकजुट हो गई, तो एक बहुत बड़ा यूनिटी बना, तो एक तो प्रॉफिट हुआ ही है। दूसरा, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई, क्योंकि छात्रों ने उसका त्याग कर दिया। जितने भी शिक्षण संस्थाएं थी जिसपे अंग्रेज सरकार का अधिकार था, वो टोटल के टोटल चौपट कर दिया गया, एकदम खत्म, और अपना राष्ट्रीय विद्यालय शुरू हो गया था। इसलिए ये हो गया, ये फायदा हो गया, अंग्रेज का ये धक्का लगा। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया संस्थानों की स्थापना हुई। वही दौर था, 1920 के दौर था, जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदुओं के पढ़ने के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी भी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से। और उसके बाद जामिया मिलिया संस्थान, ये जामिया मिलिया मुस्लिम लोगों को पढ़ने के लिए भी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बनाई गई जो दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए भाई ये काम किया गया, और ताकि भारत के लोग भारत के टीचर से भारतीय सिलेबस को ही पढ़ें, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो अंग्रेजों को ये भी धक्का लगा। चौथा नंबर फायदा ये हुआ, कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी जो अंग्रेज के अधीन था वो नौकरी को छोड़ दिए, तो ये भी फायदा हुआ, अंग्रेज को धक्का लग रहा था वहाँ पे। विदेशी वस्त्रों को होली जलाई गई, मतलब होलिका दहन किया गया उसका। जितने भी वस्त्र थे विदेशी, जो अंग्रेजों के वस्त्र थे, कपड़े थे, उनको चौराहा पे रख के लोग, जैसे होलिका दहन नहीं होता है उस तरह से होलिका दहन लोग करने लगे, जलाने लगे उसको, कि बहिष्कार करना, मतलब वो है ना कि स्वदेशी अपनाओ, गांधी जी बोले थे स्वदेशी अपनाओ। तो उसी स्वदेशी अपनाओ के अंतर्गत लोगों ने क्या किया कि जितने भी अंग्रेज सरकार के कपड़े थे वो सारे अंग्रेजी के वस्त्रों को जलाना शुरू कर दिए। ये बताना था कि अब हम किसी का भी बात नहीं मानेंगे, हम किसी भी अंग्रेज का कपड़ा नहीं लेंगे, ये बताना था, हम कपड़ा स्वयं बनाएंगे। ये सब करने के लिए उनको जलाना पड़ा। और पांचवा क्या प्रभाव पड़ा कि भाई इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर भाग लिए। इससे पहले हिंदू और मुस्लिम बटे हुए थे। हिंदू अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो मुस्लिम साथ नहीं देता था, और मुस्लिम कोई आंदोलन करता था तो हिंदू साथ नहीं देता था। बट खिलाफत का जो मुद्दा हुआ उससे फायदा ये हो गया कि असहयोग आंदोलन में इन दोनों का साथ मिला, हिंदू और मुस्लिम एक हो गए। और उस समय भी 20% आबादी थी मुस्लिमों की,
तो 80% के साथ 20% मिलने के बाद 100% सपोर्ट मिलने लगा, और इससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा खतरा हो गया। अंग्रेज़ों को और ज़्यादा डर सताने लगा कि भैया अब हिंदू और मुस्लिम साथ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिग इफेक्ट पड़ेगा हम लोगों पे, और यही डर होने लगा अंग्रेज़ों के अंदर। तो एक डर सा का माहौल बनाया गया अंग्रेज़ों के दिल के अंदर, खौफ हो गया। अंग्रेज भी घर से बाहर निकलने से पहले ही चिखते थे कि कहीं हमको मारने दे कोई, ठीक है ना, पहले बेखौफ घूमते थे वो। तो ये बातें अंदर उसके अंदर मारने की बात तो नहीं आ रही थी, मतलब अंदर से ये भावना हो गया, क्योंकि गांधी जी तो जानबे करते हैं अहिंसा के मतलब पुजारी है, उस मैंने हिंसा नहीं करते, किसी जीव को मारते नहीं थे, वो कहते थे कि मारना नहीं, तो इसीलिए मारने का खौफ तो नहीं था, बट ये अंदर इसे डर हो गया, खौफ ये हो गया था कि अब जाना है, यहाँ से विदाई लेना है भैया, ये दिमाग में आ गया था। चलिए, तो ये सब बातें थी। चलिए, तो समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव, पांच कारण, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा इसका, बहुत इफेक्ट पड़ा, परंतु ये पूरा रूप से एक इसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। क्या? तो इसमें ये जो हम लोगों का एक लक्ष्य था ये कि भाई स्वराज की प्राप्ति करे, ये देश को आज़ादी दिलाने का काम ये नहीं करा पाया, ये देश आज़ाद नहीं हुआ, और फिर हमारा 1920 में हमारा देश गुलाम का गुलाम ही रह गया। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हुआ, कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हो गया, और जैसे ये हुआ तो आपको पता है कि इसमें चौरी चौरा कांड में क्या किया गया था? थाना में ही आग लगा दिया गया था, और थाना में आग लगा दिया गया था। तो गांधी जी को इससे बहुत बुरा लगा कि गांधी जी बोले थे कि किसी को उल्टा पुल्टा काम नहीं करने के लिए, बट उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इसीलिए वो आंदोलन को वापस ले लिए थे, और ये आंदोलन रुक गया था यहीं पे। अगर वो आग नहीं लगता, चौरा चौरी का कांड नहीं होता, तो गांधी जी अभी इस आंदोलन को करते, हो सकता है आज़ादी पहले ही मिल जाती, शायद मिल जाती, वो अलग बात है, बट वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका पूरा हम लोग का जो जिस कारण से किए थे वो काम पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जो भी हुआ बट अधूरा ही हुआ, बट काम इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा, उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा था उस पर। ये तो भाई है, कोई काम करते हैं ना, जैसे तुम अगर मान लो टॉप होने के लिए पढ़ाई करोगे ना, तो टॉप अगर तुमसे ना भी हुआ ना, तो तुम उसके करीब में जाओगे ना, तो तुम्हारे एक उपलब्धि होगी, तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, और तुम पहले ही हार मान जाओगे तो कैसे होगा? कुछ तो काम करना पड़ेगा ऊपर करने के लिए ना। बोलते हैं ना कि लोगों को कोई जैसे मान लिए करोड़ रुपया कमाना होता है, मान लो किसी को डीएम बनना है, तो भाई वीडियो बनना है तो डीएम का सपना देखिएगा तब ना वीडियो बनिएगा, है ना। ऊपर बहुत बड़ा सपना देखिएगा ना, आप हो जाए रेंज ओवर में घूमेंगे तो सारे होकर स्कॉर्पियो में कहीं घूमिएगा, है ना। आप पहले स्कॉर्पियो देख लिया तो बोलोरो में घूमना पड़ेगा, बोलोरो का सपना पहले देख लिया तो हो सकता है कि आप दोपहिए पे ही जीवन बिता दीजिएगा, है ना। सपना कुछ बड़ा देखना पड़ता है ना इंसान को, है ना। तो वही बात है, कुछ तो फायदा हुआ, स्वराज की प्राप्ति बात हुई, तो कुछ तो सपना देखने से फायदा हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये सब हो गया था। चलिए अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जब गांधी जी जेल से वापस आए तो वही दांडी यात्रा किए, और दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत हो गई किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम बताइए, तो हम लोग ऐसा काम नहीं करने वाले, उल्टा पुल्टा किताब लाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम बताइए, रिजल्ट बताइए, पहले काम तो होने दो तब नहीं रिजल्ट। क्या? तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें सब कुछ मिल जाए। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे द्विउत्तरीय में 3 नंबर, यानी जो पढ़ रहे हैं तो उसी के जस्ट नीचे पढ़ेंगे हम लोग, द्विउत्तरीय में ही 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग। ये हो गया, इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। क्या? यही देख लेते हैं। इसको देखने से हम लोगों को फायदा ये हो जाएगा ना कि पूरा कारण परिणाम सब कुछ आ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन अब है, टॉपिक क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, क्यों हुआ और क्या परिणाम निकला। प्रश्न यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या परिणाम निकला। कब, क्यों, कैसे, क्या परिणाम निकला, इस सब सवालों का जवाब हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहली बात ये देखिए कि ये कब हुआ और किसने किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, आप सीधा शॉर्ट में लिख सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी के नेतृत्व में, यानी गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ा, मतलब किया। दूसरा जन आंदोलन हुआ। दूसरा जन आंदोलन में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि सभी भारत के सभी लोग फिर शामिल हुए थे इसमें। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बना, उससे भी बड़ा
असहयोग आंदोलन से भी बड़ा मूवमेंट हुआ, क्योंकि 10 सालों के बाद लगभग देख रहे हैं, ये 1930 में हुआ था। 10 सालों के बाद कोई आंदोलन होना और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है। अब वो गलतियों को सुधारा गया होगा जो गलती उसमें हुआ था, है ना। तो 10 सालों के बाद फिर गांधी जी ने नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसका भाई कारण क्या था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है इसका? तो पहला कारण था साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन जो लगाया था उसका विरोध करना है। साइमन कमीशन का उद्देश्य संविधान सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि भैया यहाँ का जो नियम कानून है, साइमन कमीशन का द्वारा क्या किया गया तो वो नियम में सुधार करता था। हमारा देश, हमारे नियम कानून थे देश को चलाने के लिए, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन लगा के अपना नियम कानून नया नया बनाना शुरू कर दिया। अब इसका विरोध यहाँ के भारत के लोग करने लगा कि भैया मेरा देश है तो हम लोग नियम कानून तय करेंगे, तुम कौन हो। तो पहला नियम बात तो ये हो गया, साइमन कमीशन को वापस जाना, मतलब ये नियम तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। दूसरा, सांप्रदायिकता की भावना को उभारने से बचने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, ये डर हो गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल गया, सब भाई भाई बन रहा है, ये सब इसको फूट डालना पड़ेगा सब में, हिंदू मुस्लिम में। और गांधी जी और लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको शक होने लगा कि अंग्रेज साजिश कर रहा है कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को अलग कर दें, तो उसको बचाने के लिए फिर एक आंदोलन कर देंगे तो फिर एक साथ मिल जाएगा। एक बार तो मिला था असहयोग आंदोलन में, बट अब बीच में 10 साल का गैप हो गया, तो क्यों नहीं एक आंदोलन और किया जाए ताकि सभी लोग मिले एक साथ होकर, अंग्रेजों को फिर लगे कि ना भैया हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो ये करने के लिए। तीसरा और भी कारण है, तीसरा क्या कारण है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ा था। उसी समय विश्व में आर्थिक मंदी हुआ था, विश्व में बहुत बड़ा खजानों की कमी हुआ था, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, दाने दाने के लिए मुहताज हो गया था लोग, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। भारत में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, भारत में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया था कि भैया सरकार किस काम का, जब महंगाई इतनी जोरों शोर पे है। आज महंगाई कितनी भी भरी हो, सबके घर में अच्छा खाना बन जाता है फेस्टिवल पे। कितनी महंगाई है, लोग कहते हैं ना महंगाई है, किसके शादी विवाह में कम भोज हो रहा है, कम खाना मिल रहा है, आइटम उतने आइटम बढ़ ही रहा है। आपके घर का फैसिलिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए कमाई बढ़ रहा है लोगों का, महंगाई बढ़ रही तो कमाई भी बढ़ रही, तो कमाई बढ़े तो महंगाई बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई ये 200 रुपया था, दूध 20 रुपये लीटर था, कमाई 400 रुपये हो गया, दूध 40 रुपये लीटर हो गया, कमाई 800 रुपये होगा, ये 80 रुपये लीटर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होता इससे। इसको महंगाई नहीं कहते हैं। कुछ लोगों को महंगाई दिखाई देती है कि भैया दूध 20 रुपये था, 40 रुपये 80 रुपये हो गया, अरे भैया कमाई पहले 200 रुपया था, 800 रुपया हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। इसको महंगाई नहीं बोलते हैं। और कमाई के साथ साथ किसी चीज़ का रेट बढ़े ना तो उसको महंगाई नहीं बोलते हैं, बराबर ही माना जाता है ना। तो कुछ अंधभक्त लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी नहीं है, कमाई भी लोगों की बढ़ी है। जितनी कमाई बढ़ी है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ी है। कमाई से ज़्यादा अगर महंगाई बढ़ी है तो थोड़ा बढ़ी है, ये हम मान सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बढ़ी होती तो सबके घर में भोज भात में बहुत कम आइटम मिलता, दाल भात खाली मिलता, सब्जी नहीं मिलता। तेल का रेट महंगा हो गया तो क्या हो गया, सब्जी नहीं मिलता, भोज में मिलता है, घर में सब्जी नहीं बनता है, बनता है पहले से अच्छा ही बनता है। पहले तो भाई नमक रोटी खाते थे, पहले महंगाई नहीं था तो नमक रोटी लोग खाते थे, नून मिर्चाई भूख लिए नमक जरूर मिल के वो रोटी खा रहे हैं। हम लोग को याद है सादी सब्जी कभी कभी बनता था ठीक ढंग से, नहीं तो घर में बना उपजा तो खाए, नहीं तो भैया रोटी जोड़े क्या कर लेते थे, मीठा या तो चीनी का लपेट के घूम के खा रहे हैं, ऐसा सिस्टम था हम लोगों का सिस्टम में। और वो 2 रंग के 3 रंग का खाना तो भाई पवनी में ही नसीब होता था। हम लोग खुद कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे के छोड़िए। हम लोग के समय में अगर हम कोई जैसे कि अभी आप लोग कोई घर पे कहते होइएगा ये बना दे तो पटाख दे बजाता, पहले हम लोग के समय में क्या था कि आज कह देते तो सप्ताह भर में बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। आज आप लोगों का क्या सिस्टम है, ए बुआ क्या सो रही है क्लास में, तो उधर सो रही है उधर सो रही है। अभी क्या होता है आप लोग कहिएगा 2 दिन में बन जाता है, तो कहीं ना कहीं महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। देखिए तो एक था आर्थिक मंदी हो गया था उस समय, प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा था, इसका इम्पैक्ट पड़ गया था बहुत बड़ा, देश में बहुत बड़ी गरीबी आ गई थी, बहुत पूरे देश में ही नहीं आई थी, पूरे विश्व में आया था। तो ये भी एक प्रभाव था कि सरकार हटाओ भाई, सरकार हटाओ, जब तुमसे नहीं हो रहा तो हट जाओ। अगला, वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। कुछ लोग ऐसे थे कि देश को आज़ाद तो करना चाहते थे मगर कि वो मारपीट करके करना चाहते थे।
तो ऐसे विचारों के बदलाव करने के लिए गांधी जी को एक ऐसा आंदोलन करना था कि जिसमें लोग फिर से अहिंसक रूप से हिंसा ना करे और फिर शांति ढंग से आंदोलन करे, एक चाहिए। तो इसी के लिए हुआ। फिर वही बात है कि पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा कि हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए हैं। कहा कि हम आज से आज़ाद हैं। कब? 31 दिसंबर 1929 को ही आज़ादी की प्रस्ताव भी पढ़ दिया कि भैया हम आज़ाद हैं, परंतु आज़ाद अभी हुआ नहीं था। ये प्रस्ताव पढ़ने का दो कारण था। एक कि अंदर से अंग्रेजों को अंदर से हिलाना कि भैया हम तुम कहोगे तब तुम रहो तो ये हम आज़ाद हैं, हम हटाओ, तुम मानवे नहीं करेंगे तुमको, ठीक है ना। ये हो गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता होगा हमारे देश में, देश हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। मगर अगर ऐसा हुआ होता तो हम लोगों का देश जो है ना 26 जनवरी 1930 को ही आज़ाद हो जाता, और हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते, ना कि गणतंत्र दिवस मनाते। समझ गया ना। 26 दिसंबर को हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, बट हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि उस दिन आज़ाद हुआ ही नहीं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को अगर जोड़िएगा तो 30 साल और 17 साल के बाद, 17 साल के बाद लगभग आज़ाद हुआ। ये घोषणा करने के 17 साल के बाद भी लगा, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के बाद जब संविधान लिखा गया था तो कहा गया कि कौन दिन लागू किया जाए, तो वही याद आया कि एक दिन याद कीजिए, हम लोग सोचे थे, सपना देखे थे कि 26 तारीख को हमारा देश आज़ाद होगा। तो कौन है 26 को तो कुछ नहीं हुआ, 26 दिन खराब हो जाएगा, क्या लगी 26 तारीख को संविधान लागू करते हैं। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। संविधान उससे पहले बनकर तैयार हो चुका था, रखा गया था कि लागू उसी दिन करेंगे तो 26 जनवरी फिक्स हो जाएगा। कम से कम ये तो कुछ होगा, इसी दिन के लिए उस दिन रखा गया था। तो कम से कम स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मनाते हम लोग 26 जनवरी को, हम गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, है ना। 1950 को ही सही, 30 को नहीं, 20 साल के बाद ही सही, कुछ तो हुआ, इसलिए डेट रखा गया था उसका, ठीक है ना। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है। चलिए, तो एक घटना ये हो गया कि भैया ये सब हो रहा था, तैयारी जोरों शोरों से। अंग्रेजों के दिमाग में ये आ रहा था भैया इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम लोग जा तो नहीं रहे, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा। मतलब उसके अंदर जैसे एक सदमा सा बैठ गया था अंग्रेजी के अंदर, अब डर होने लगा था बहुत ज़्यादा उसके अंदर। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक लहर दौड़ है, पूरे देश में उत्साह हो गया, एकदम मस्ती में, एकदम झूम रहा है सब लोग, लोगों को लग रहा है एकदम आज़ाद हो गए हम लोग एकदम। और इसका सोचा तो हम लोग तो जा नहीं रहे हैं, कुछ कहे नहीं है, इसे अपने आप में कुछ जैसे कि अभी हम कुछ कहे नहीं, तो लोग बस्ता उठा के एकदम धरपा करने लगेगा जाने के लिए। तो हम भी सस्पेशन में छोटा कि हम कहा तो दिए छुट्टी हो गया, कहा तो दिए, कहे कि नहीं कहे, हमको भी शक होने लगेगा ना। अब सब लोग बस्ता सहितने लगेगा तो हमको शक हो जाएगा ना, क्या शायद हमसे बोला गया छुट्टी हो गया, ऐसा लगने लगे। हम बोले नहीं रहेंगे तो ये हमको लगेगा कि कहीं हम कह दिए होंगे, या तो ये हो सकता है कि टाइम देख लिया होगा, टाइम भैया टाइम हो गया, धरपा करते हैं, शरीर बुझाएगा, छुट्टी कर देंगे, ऐसा लगने लगता है ना। किसी को भी शक ना हो जाएगा इसी पे। तो अंग्रेज को भी इस बात को शक होने लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं बोलूँ तो नहीं है, कहा कुछ, माने अंदर से एक होने लगा। तो ये सब हो गया। अगला क्या है, एक और कारण है भैया, इरविन द्वारा गांधी से मिलने से इनकार करने के बाद, इरविन द्वारा गांधी से मिलने से इनकार करने के बाद बाध्य होकर गांधी जी ने दांडी मार्च किया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसको सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। फिर बाद में गांधी जी बोले इरविन को कि तुम फिर एक बार हमसे मिलो, तो इरविन ने मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बच रहा था, अंग्रेज सुन नहीं रहा, हमारी बात मान नहीं रहा था को। तो इन्होंने क्या किया कि दांडी मार्च किया। दांडी मार्च करना, नमक कानून को तोड़ना, इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यह आंदोलन उसी से शुरुआत हुआ था और इस प्रकार से यह आंदोलन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इतने कारण थे इसके होने के, 6 कारण थे, एक कारण नहीं था। कोई भी आंदोलन होने का देखिए इतना कारण था, 6 गो कारण था। अब बात आता है कि क्या इसका कुछ परिणाम निकला, तो इसका परिणाम देखते कहीं लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम वहीं पे देखना होगा हम लोगों को। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, अब हम लोग कारण जान गए क्यों हुआ, अब जानते हैं परिणाम। आपको ऊपर नीचे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाइए सब कुछ को। ये अगला सवाल ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट क्या निकला इसका। इतना चीज के लिए हुआ तो रिजल्ट क्या निकला, कुछ रिजल्ट निकला कि सिर्फ ऐसे हवा हवाई चला गया? ये भी नहीं भैया, हवा हवाई नहीं गया था।
इतना बड़ा आंदोलन होगा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आज़ादी की लहर दौड़ रही थी, 26 जनवरी 1930 को आज़ादी की बात हो रही थी, घोषणा कर दी गई, नेहरू जी झंडा भी फहरा दिए पहले ये कि देश आजाद मतलब ऐसी सी बातें हो रही थी, है ना। चलिए अब है इसके परिणाम क्या नहीं। सबसे बड़ा सामाजिक आधार का विस्तार, समाज में एक आधार बन गया लोगों के साथ जुड़ने का, पहला। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, जितने भी समाज के वर्ग थे सभी राजनीति में कूद पड़े। राजनीति का मतलब फिर उल्टा पुल्टा नहीं समझ लीजिएगा, आज की राजनीति जो है ना गंदी राजनीति है, बहुत ही गंदी राजनीति है। जो जितना कैरेक्टर लेस होता है उतने ही बड़ा नेता बनता है। अभी के सिस्टम में जैसा कहा जाता है, लोग नेत घटे तो नेता बनो, नेत घटे तो नेता बनो, पेट घटे तो क्रिमिनल, नेट घटे तो नेता बनो, पेट घटे तो क्रिमिनल, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। नेत घट गया ना तो नेता बन जाता है लोग। जिसके अंदर नेत्य नहीं है, किसको अनैतिक करना है तो नेता बन जाओ। बट उस समय नेता के मतलब ये नहीं था, राजनीति एकदम शुद्ध था, देश की सेवा के लिए। तो समाज के विभिन्न वर्ग राजनीति में आ गए, एक बहुत बड़ी बात थी, सभी लोग आ गए। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, महिलाएं एक बार निकली थी, अब वो सहयोग आंदोलन में उतरे, उसमें भी पूरी महिलाएं नहीं निकल पाई थी घर से। इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसमें महिलाएं सिर्फ घर के कामों से निकलकर बाहर आ गई, और यही नतीजा है कि आप लोग बाहर हैं। अगर उस समय नहीं निकला होती वो औरत लोग घर से देश का याद कराने के लिए, तो आज आप लोग भी पढ़ नहीं रहे होते। आप लोग सिर्फ मम्मी का रोटी बेलने का आटा सान रहे होते, न तो सब्जी काट रहे होते, न झाड़ू लगा रहे थे, न बर्तन मज रहे होते। इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता आप लोगों का। कोई भी लड़की आज इस शिखर पे नहीं होती, कोई जॉब में कोई अच्छा सा पायलट, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं होती आज, टीचर नहीं होती आज। वो अच्छा है, इन औरतों के कारण से आप लोगों को ऑफर मिला है, और आप लोगों के कारण से आने वाले बच्चों को ऑफर मिलेगा, और ऑफर बढ़ते जाएगा। जैसे आप लोग अच्छा करते जाइएगा ऑफर बढ़ते जाएगा, जैसे बुरा कीजिएगा ऑफर घटते जाएगा, समझ रहे ना। तो ये जनरेशन यहीं से आप लोगों का, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी, हम बहुत सम्मान करते हैं इन महिलाओं का जो राजनीति में कूद पड़ी, कि महिलाएं बाहर निकली और देश का विकास इतना हुआ। किसी भी देश का विकास तभी होता है जब महिलाएं भी काम करती हैं उतना ही जितना पुरुष काम करता है। जितना भी देश आज देखिए, जितना भी देश विकसित है, अमेरिका हो या कनाडा हो या कोई भी देश हो, वो विकसित अगर है तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि उसमें महिलाएं उतनी ही कार्य करती है या उससे ज़्यादा काम करती है जितने पुरुष करते हैं। और अपने यहाँ नहीं है ऐसा। अभी भी देख लीजिए, जितना पुरुष कमाते हैं उतना महिलाएं नहीं कमाती हैं, और यही कारण है देश को गरीबी का। अभी देश पिछड़ा है, देश का कारण है। देश को उन्नति करना तो एक ही तरीका ही बचा हुआ है कि महिलाएं भी उतनी कार्य करें जितनी पुरुष, दोनों के बराबर में आएगा ना, देश का एकदम पूरा विकास होगा। और यहाँ पे महिलाओं के बारे में क्या सोच रखा जाता है कि घर में रहो, खाना बनाओ, घर का काम करो, बाहर से तुमको क्या मतलब है, बाहर का काम करने के लिए हम हैं, जिंदा है ना, मर थोड़ी नहीं गए, ऐसा कहा जाता है लोगों को, और गुलाम बना के रखा जाता है घर में। ऐसा सिस्टम है अपने भारत में। अभी ज़्यादातर बदलाव हुआ है, शहरों में तो बदलाव हो गया, गाँव में अभी भी ऐसा ही सिस्टम है। देखिए, तो ये महिलाएं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गई, बहुत खुशी की बात थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित करना। भारत शासन अधिनियम पारित किया गया 1935 में, 30 में आज़ाद तो नहीं हुआ। भारत शासन अधिनियम माने भारत के नियम भारत बनाएगा, ये अधिनियम पारित हो गया। कुछ ये फायदा हुआ, कुछ सब नहीं, कुछ। ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस में समानता के आधार पर बातचीत। अब कांग्रेस जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसके नेता जो महात्मा गांधी थे और लोग थे, उस कांग्रेस का सीट जो है अंग्रेज के बराबर में लग गया। एक तरफ अंग्रेज पीस को बैठा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस के नेता बैठे हैं। मतलब एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ भारतीय बैठकर नियम कानून बनाते थे। इतना सा पहले नहीं था सिस्टम, पहले सिर्फ अंग्रेज था, भारतीय खत्म। अब इसमें आ गया अंग्रेज भी, और भारत नहीं, अंग्रेज तो पहले से आ गया था। पहले भारतीय लोग था शासन में, राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, राजा था, मुगल साम्राज्य था उससे पहले, तो वो सब था। फिर अंग्रेज आया तो इसको हटा दिया, अपने आ गया यहाँ पे, दबदबा बना लिया पूरा सरकार पे। अब भारतीयों को नीचे गिरा दिया। जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तब जाके इन लोगों को भी अधिकार मिला बराबर में बैठने का, तो कुछ तो हुआ। हालांकि इसको खत्म करना था मेन, मगर अंग्रेजों को, बट कुछ तो फायदा हुआ। ये हुआ, बराबरी में बैठने का अधिकार हुआ, नियम कानून बनाने का अधिकार हो गया, तो बहुत बड़ा बात हो गया ना भाई। नेक्स्ट, ये सब परिणाम इसका निकला था, ठीक है ना। चलिए, फिर ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था, फिर इसमें भी हिंसक वगैरह कार्यक्रम होने लगे,
गांधी जी बार बार वापस ले लिए, फिर वापस ले लिए। कहा गांधी जी को एक ही चीज़ रूल था कि भैया सत्य और अहिंसा का चलोगे तो साथ देंगे, नहीं तो भैया साथ नहीं देंगे, जो करना है करो। मार काट करोगे, गोला बारूद करोगे भैया तो इसके साथ हम देंगे। और कुछ लोगों का माना था, नेता भी दो तरह के रहते हैं, एक नरम दल के, एक गरम दल के। तो नरम दल के जो नेता थे उसका सिस्टम था कि भाई नरम रूप से रहो, आराम से रहो। और गरम दल के नेता कहते थे भैया मारा है तो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको मारा है गोली से भैया तो हम क्यों छोड़ेंगे उसको, हम भी मारेंगे। गरम दल के नेता थे। इसमें गांधी जी नरम दल के नेता थे, कहते थे कि मारा है ठीक है मगर तुम मारो मत, नहीं तो उसके पास हथियार है और हम लोगों को बहुत लोगों को मार देगा वो, और फिर हम लोग आज़ादी लेके क्या करेंगे जब मरिए जाएगा अपने लोग। तो इनका भी सोच कहीं ना कहीं ठीक था, कहीं कहीं पे गलत भी लगता रहता है। कहीं कहीं गलत ये लगता है कि कोई आपको मारे और आपके गार्जियन ये बोले कि तुम मत मारो। जैसे हम ही बोलते हैं तुमको कोई मारा है तुम मत मारो, हमको बोलो हम उसको पीटेंगे। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब हमको मारा तो हम भी फरियाई लेते हैं, उसके बाद में देखा जाए। दो तरह के बच्चे होते हैं। और मजबूरी में ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि हम दोनों को मारते हैं, फिर आओ दोनों को पिटाई खाओ, दोनों तू हो मारा ये हो मारा, दोनों को मारेंगे ना तो दोनों को छोड़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है। अभी मैं फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही कौन गलत है। जब तुम उसको मारा हम भी उसको मारे तो फिर बदला तो बराबर, तो फिर अगर वो बदमाश है तो तुम ही बदमाश है, फिर कंप्लेंट क्या करने आए हो। उसी प्रकार से अंग्रेज और भारतीयों में भी था सिस्टम। गांधी जी कहते तो वो मारे तो गलत साबित होना चाहिए ना, गलत उसको साबित बार बार होना चाहिए, ताकि गलती करे, गलती करते करने दो पर तुम गलती मत करो। ये सब बातें गांधी कुछ थी अच्छी थी, बट कहीं कहीं में बड़ा बुरा लगता था। चलिए तो ये हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। भारत में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं था जो देश की आजादी के लिए लड़े। जरूरत थी एक पार्टी की जो देश के लिए सोचे और देश के लिए लड़े। कौन आएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। 1800 समथिंग जब हुआ, 1890 और 95 उस करीब में देश में, आप जानते हैं 1857 से क्रांति हुआ था शुरुआत, तो उसे कहते हैं 19वीं सदी। क्या कहते हैं? उसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया गया। रेंट बिल अंग्रेज का एक था, उसका विरोध किया गया। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम को, आप जानते हैं प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम, उस सब का विरोध किया गया कि भैया ये सब बेकार चीज़ है, आप गलती पे गलती नियम कानून लगाए जा रहे हैं हम लोगों पे, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब लॉर्ड रिपन ने के काल में पास हुआ जो इल्बर्ट बिल था, उसको भी बहुत खतरनाक बिल था। ये सब जितना भी अंग्रेज लॉर्ड लिटन हो या लॉर्ड रिपन हो या कोई भी वारना के लॉर्ड, जो भी जितना भी सब प्रेस जितना भी लगाया गया, सब अंग्रेज भारतीयों को शोषण करने के लिए लगाया, और इस सब का अब सहने वाला बात नहीं था। अब ऐसी स्थितियों में कोई आवाज उठाए तो कौन आवाज उठाए। अब कोई नेता गलती करे, जैसे नीतीश कुमार गलती करे, तो क्या तुम आवाज उठाओगे नीतीश कुमार तक, कहां तक पहुंच जाएगा? होगा? बोलो। नीतीश कुमार गलती करे और तुम आवाज उठाओ, यहाँ पे चिल्लाओ, क्या आवाज वहां तक पहुंचेगी? अब पहुंच भी जाएगी तो कोई एक्शन होगा? पहुंचेगी ही नहीं। तो क्या जरूरी पड़ेगा, तुमको भी एक बराबर की पार्टी बनानी पड़ेगी। अब बात सुनेगा वो, बराबरी में बात होती है ना, दुश्मनी और दोस्ती बराबरी में की जाती है। हालांकि दोस्ती तो ऐसे हो जाती है, बट दुश्मनी खासकर बराबरी में होना चाहिए, है ना। तो उससे लड़ना अंग्रेज नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार के बराबर में बैठने का औकात होगा तब ना आप बात कीजिएगा उससे, तब ना आपका बात सुनेगा वो। तो विपक्ष पार्टी कौन है? नीतीश कुमार को गिराने वाली पार्टियां कौन कौन सी है? नहीं, वो तो खत्म हो गया, एगो बच गया, जन स्वराज। तो अभी एक एक पार्टी है जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा है, वो है जन स्वराज। राजद खत्म हो चुका है, वो तो कभी खत्म हो गया। उसका द एंड था इसी समय, इसी साल द एंड हो गया उसका। हम पहले बोले थे द एंड हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका परिवारवाद वाला सिस्टम चल गया ना। वो परिवार में किसी छोड़ के और किसी को नेता बनाता था खींच जाता, उसको अपने ही लोग साथ नहीं देंगे। आगे चल के देखिएगा, कहानी क्या है कि वो परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो
परिवार जाति को लेकर कब तक होइएगा? जाति परिवार में ज़्यादा दिन नहीं हो सकते, कोई भी पार्टी नहीं हो सकता है। इतिहास, भारत का इतिहास उलट के देख लीजिए ना, इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा वो लोग जानता है, जो बोलता हुआ वो इतिहास पढ़ के देखिएगा। भारत में जो भी जातिवाद का खेला ना कोई राजनीति, तो 10 साल 15 साल 20 साल राज किया है। 20 साल के बाद राज नहीं हो, 20 साल के बाद उसका टूटता तो फिर दोबारा आता नहीं हो, बहुत मुश्किल से आएगा अभी तो। कोई तब आएगा जब कोई खास नेता, राजद में बढ़िया नेता कोई आएगा जो अलग परिवार से होगा, लालू के परिवार से छोड़ के दूसरा परिवार से होगा, तब राजद फिर से आएगा नया, तब फिर नया राजद बनेगा, सब लोग सपोर्ट करेगा उसको। जब तक उसी परिवार में रहेगा तब तक नहीं साथ करेगा उसका, कोई साथ नहीं देगा भी तो वैसे ही 3-4 को कितना सीट मिला उसको, वैसे ही मिलेगा। बोलने का सिस्टम है, खत्म हो जाएगा। अभी एक ही पार्टी है जो उसका विरोध कर रहा है, वो है जन स्वराज, जो अपने बल पे खड़ा हुई है, कोई जातिवाद को लेकर नहीं आया, वो सीधा खड़ा हुई है। हालांकि ये भी सुने हैं सुवर्णों का पार्टी बन रहा है, अलग बात है, देखिए कैसा पार्टी बन रहा है। अभी भी इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर हुआ था ना, 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में इसका गठन हुआ। जो पहले घूमते प्रशांत किशोर घूमते नहीं थे गांव में, अपना आए थे घूम के चरखा वाला एक फोटो साथ जन स्वराज फोटो चिपकाए थे सब जगह, वही प्रशांत किशोर है। वो नीतीश कुमार का राइट हैंड था। राजनीति उसको मामूली आदमी नहीं समझिएगा, राजनीतिक सलाहकार है, बहुत दिमाग, गांधी जी का दिमाग लगाया। गांधी जी जो काम किए थे ना वही काम वो कर रहा है। नाम रखा जन स्वराज, चरखा रखा है जानबूझ के। और वो जैसे गांधी जी किए थे पद यात्रा, पूरे जगह पर भ्रमण किए थे, वो इसी पद पे चल रहा पद यात्रा। और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, तो वही दिन वो गठन किया था। मतलब गांधी जी का बोल रहा है कि हम समर्थक है, इस तरह से चल रहा हूँ। और गांधी जी पहले ऐसे नहीं बने थे हीरो, गांधी जी पहले पूरा देश का भ्रमण किए थे पहले बबुआ, ऐसे नहीं घूमे थे, समझ क्या, ऐसे हीरो नहीं बने थे। बहुत बड़ा योगदान था। लोग कहता है गांधी क्या, अभी तो गाँव का एगो भ्रमण कर लो, बहुत का बात है। गाँव के लोग तुम्हारा समर्थन कर दे, एक गाँव का लोग तो मानेंगे बहुत बड़का महान आदमी तुम्हें। परिवार में तो एकता हो भी नहीं करता लोगों से, नहीं बोले। अभी ये कहावत है ना, जिनसे समलत अपने तिनके धोती ढोली ढाली, देश प्रबंध की करिए वो कैसे खाम ख्याली। पढ़े थे ना वो बोला, स्वदेशी पाठ पढ़ाए थे, तो पढ़ाए थे स्वदेशी पाठ में नहीं पढ़ाते हिंदी में कि अपना तो धोती संभलता नहीं, देश को प्रबंध क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में ना पार्टी गठन हुआ, पार्टी चाहिए था जो लड़े उससे। तो पार्टी कौन गठन हुआ? यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना हुई। और स्थापना जब हुई तो सब जाके अंग्रेजों के बीच में बराबरी लड़ने का मौका मिला इनको, ये फायदा हुआ। चलिए अब बात करते हैं बिहार के किसान आंदोलन पे टिप्पणी लिखिए। बिहार में किसान आंदोलन हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बताइए उसके बारे में। देखिए आपको पता होगा कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही, आप पता है कि महात्मा गांधी कब आए भारत में, कब उनका हुआ था? परे 1919 से इनका शुरू हो गया था, बट रियल में पूछे तो 1917 में हुआ था। तो 1917 में क्या हुआ? पदार्पण हो गया। बिहार के चंपारण जिला में नीले किसानों पर अत्याचार हो रहा था, आपको बताया था कल भी। नीले किसानों पर ऐसा सिस्टम था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। और ये भी बताया था कि नील की खेती करने से खेत बंजर हो जाता है, उसका उपजाऊ नहीं रहता है। और उसमें नियम क्या था कि भैया उपजाना ही है तो उपजाना ही है। अब किसान धीरे धीरे अपने ज़मीनों से हाथ धो रहे थे, ज़मीन उनका घटता जा रहा था। ज़मीन तो उतने था बट उपजाऊ ज़मीन घटता जा रहा था। किसानों को, आप देखिए, बागान मालिक किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित धनराशि देते थे, उन्हें बेचने के लिए बाध्य करते थे, और एक राशि के बहुत ही कम होती थी। बागान में जो भी चीज़ बचता था, अंग्रेज कहता था कि हम इतना पैसा में खरीदेंगे और उतना में ही तुमको बेचना है। अब फसल है 100 का, बेच कर कि हमको भाई 20 रुपया में दे दो तुम, तो कहीं ना कहीं बागान को घाटा होगा, इससे किसानों को घाटा होगा, ये भी एक बात थी। इसके अलावा उन्होंने लगान में बहुत बढ़ावा कर दिया था, लगान जमीन पे बहुत टैक्स बढ़ाते जा रहा था वो, अंग्रेज एक पर एक अत्याचार करिए जा रहा है। इसी सब को लेकर भाई इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था किसानों पर। एक तो भाई नील की खेती करो, दूसरा बागान मालिकों को अपने हिसाब से पैसा देंगे जो सामान खरीदेंगे उसका, तीसरा कि भाई टैक्स बढ़ा देंगे। 3 वो कारण था, इसीलिए वहाँ पे किसान आंदोलन हुआ। और इन्हीं अत्याचारों से त्रस्त होकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए थे। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग हो रहा था। अधिवेशन माने मीटिंग। कहाँ पे हो रहा था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ,
बगल में ही है। बिहार के उधर जाइएगा तो उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा, यूपी ही पड़ता है। यूपी में लखनऊ उसका जो राजधानी है वहीं पर अधिवेशन हो रहा था। ये भी कांग्रेस के नेता थे राजकुमार शुक्ल, तो ये भी गए थे वहाँ पे अधिवेशन में। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भाई उन्होंने गांधी जी को देखा, जहाँ गांधी जी को कहा कि भैया थोड़ा सा मेरे तरफ भी गांधी ध्यान दीजिए कि बिहार में थोड़ा चलिए, बड़ा दिक्कत है। गांधी सोचे कि सब पूरा जायजा लिए कि क्या बात है भाई, सब कुछ पता किए तो भैया ऐसे ऐसे बात है। किसान को ढील के खेती करने के लिए कह रहा है, टैक्स ज़्यादा भरने के लिए कह रहा है, बगान के मालिकों को उचित राशि नहीं मिल रहा है खरीद कर सामान का। तो गांधी जी सोचे बहुत अत्याचार हो रहा है। कौन है सोता, जगाइए उसको, जगिए, रात को खाने सोते हैं, नौटंकी देखने गए थे क्या रात को, मोबाइल चलाते हैं। ड्रामा तो हो नहीं रहा है कि अब देखिएगा। देखिए महात्मा गांधी चंपारण, तब क्या किए, चंपारण आए। चंपारण अब कहाँ, चंपारण भैया शिवहर के जस्ट बाद चंपारण ही है, हो जाइएगा। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 जिला हो चुका है, चंपारण जिला बगल में ही चंपारण है, कोई दूर नहीं है। गांधी जी वहीं पे आए और गांधी जी जब आए तो किसानों को संगठित किए, एक साथ जोड़े और किसानों के साथ मिलकर सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग किए थे कि देखते हैं होता है कि नहीं होता, और प्रयोग सफल हुआ और काफ़ी ज़्यादा रियायत मिला लोगों को। और चंपारण सत्याग्रह इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, और क्या कहते इसको नाम है एक और, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब इसको नाम दिया गया। और आप देखिए सरकारी बस पे जो गांधी जी का चित्र रहता है, लिखा रहता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह लिखा रहता है ना। क्योंकि बिहार में गांधी जी का भी पहला जो नाम साम जो चला था ज़्यादातर वो बिहार से शुरू हुआ था, समझे। बिहार में जब फेमस होने के बाद और ज़्यादा फेमस होने लगे वो। जब यहाँ पे एक तो साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो भी फेमस हो गए थे, उसके बाद बिहार में ये कर दिए और ज़्यादा फेमस हो गया और पूरे जगह पे इसका जो हो रहा था प्रचार हो रहा था। समझ में आ गया, फायदा हुआ। किसान के यहाँ बुलाएं और आए तो गांधी जी के कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इन लोगों को, रियायत मिला, तिनकठिया विधि में रियायत मिला, लगान में रियायत मिला, बगान मालिकों का भी रियायत मिला, पैसा वृद्धि हुआ उसमें, सब में लाभ हुआ। चलिए अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अपने देश में एक पार्टी ऑलरेडी थी, कांग्रेस पार्टी, जो देश की लड़ाई लड़ रही थी, तो फिर एक नई पार्टी क्यों बनाया गया, स्वराज पार्टी। स्वराज माने आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, क्यों बनाया गया इसका, कौन थे इसको बनाने वाले और कब बनाया गया, क्यों काहे बनाया गया, ये सब चीज़ों को जानते हैं। एक पार्टी है ये, दूसरा पार्टी क्यों बना भाई। जब एक पार्टी ठीक से काम नहीं करता है, उससे लोगों को विश्वास नहीं होता तो दूसरा पार्टी बनता है, होता है कि नहीं होता है। देखिए तो असहयोग आंदोलन याद कीजिए कब हुआ था और कब खत्म हो गया, असहयोग आंदोलन का एकाएक वापसी हो गया। गांधी जी क्या किए, नहीं आंदोलन बंद हो गया, अब वापस ले लिए। सब लोगों को गर्म करके सबको आगे में झोंक दिया, आगे आप खड़े के पीछे हो जाओ। तो सब लोग अपना सर पे कपड़ा बांध के चलाया कि लड़ेंगे अब, और तब कहा कि अब तुम नहीं लड़ो, तो खराब नहीं लगेगा किसी से, बहुत खराब लगेगा, नहीं लगेगा। सबको कहें कि 10 मिनट में छुट्टी कर देंगे, 1 घंटे का छुट्टी होगा तो अंदर से कुछ बुझाएगा कि नहीं कुछ बुझाएगा। ये कहेंगे कि 5 घंटे के बाद छुट्टी करेंगे, अच्छा 4 घंटा में छुट्टी करेंगे तो थोड़ा खुशी होगा, चलो 5 घंटा कर 4 घंटा छुट्टी, अच्छा चलो जल्दी छुट्टी हो गया है। आप कहेंगे 10 मिनट में छुट्टी करेंगे, होगा 2 घंटे के बाद छुट्टी करेंगे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, बड़ी घड़िया गिन गिन के बीतेगा कब भी। तो यही होता है कि गांधी जी जब कहे कि देश को लड़ने के लिए लड़ो भाई, आओ साथ मिला साथ दो, अगर साथ दिए तो अपने वापस हो गए, ये ठीक नहीं है। और गांधी जी क्यों वापस हुए, गांधी जी का भी रीजन है भाई, कि वो गांधी जी बोले थे, शर्त रखे थे कि भैया साथे करो, शांतिपूर्ण ढंग से करो, हम साथ देंगे, मगर तुम कर रहे हो जबरदस्ती मारकाट हिंसा, तो हम साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस तरह से हुआ था। तो इसलिए क्या हुआ कि 1922 में क्या हुआ, देखिए निराश हो गए सब लोग, जो लोग निराश होने वाले थे वो निराश हुए, क्षोभ प्रदर्शन किए, मतलब क्या दुख बड़े व्यक्त किए, भैया 1922 में बहुत दुख हुआ हमको, भैया इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, आज़ादी हो जाता, देश को मिल जाता, आप लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के क्या हुआ, 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया जिला में अधिवेशन हो रहा था, बिहार का जिला है गया, उसी में अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग सीटिंग हो रहा था।
इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, CR दास वही है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्य के साथ ही अंग्रेजी देशों के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाजों में अवरोध पैदा करे। आप याद कीजिए, असहयोग आंदोलन के दो कार्य थे, एक रचनात्मक, पहला विध्वंसात्मक, दूसरा रचनात्मक। विध्वंसात्मक में क्या हो रहा था, अंग्रेज सरकार को कमजोर करो, उसका साथ न दो, सरकारी चीजों का बहिष्कार करो, ये सब था। और रचनात्मक में क्या था, कॉलेज बनाओ, ये बनाओ, पंच का फैसला बनाओ, ये सब था, है ना। तो बाद में कह रहे क्या ये लोग कि विध्वंसात्मक कार्य छोड़ दो और ये क्षति मत पहुंचाओ, उधर से तुम अच्छा अच्छा काम करेंगे, अपने आप क्षति पहुंचेगा उसको। तो ये बदलाव कर लिए। तो इस बात से लोगों को बड़ा खराब लगा। पहले ठीक लग रहा था, मगर ये बोले विध्वंसात्मक कार्य को छोड़ दो, रचनात्मक कार्य को ही अपनाओ, तो ये लोगों को ठीक से नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। और क्या हुआ, इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया परंतु पारित नहीं हो पाया। वो सब पारित तब होता है, कोई भी नियम लागू करने के लिए होता है ना, तो सब लोग बैठते हैं मीटिंग में ना, सबकी राय ली जाती है, सब लोगों का राय विचार सही आता है ना, तो बुआ उस पर मत मिलता है कि भैया ये पारित हो गया। अब जब राय मिलेगा ही नहीं तो पारित होगा नहीं, होगा कानून। तो यहाँ पे ये पारित नहीं हुआ, इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लगा, नहीं हुआ। तब क्या किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद को त्याग दिया, कि कांग्रेस में हम नहीं रहेंगे, जब आप बातें नहीं माना जा रहा है सब सिस्टम, तो क्या करेंगे। कांग्रेस में सब लागू नहीं हो रहा था, और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। तो आप परीक्षा में ये पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो यही थे चित्तरंजन दास, और यही दो व्यक्ति थे जो मेन अध्यक्षता करके एक नया पार्टी बनाए। और इसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम मीटिंग जो है इसका 1923 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का है इलाहाबाद। 1930 में इसका, 1923 में इसका अधिवेशन हुआ। 1922 में उसका देखिए कि ये खत्म हुआ असहयोग आंदोलन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। अब इसका उद्देश्य क्या था भैया, कि उद्देश्य से चलाई एक ही वो था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी परंपराओं का अंत, सरकार जो भी नियम चला रही है उसका अंत, खात्मा करना है भैया। इसका भी उद्देश्य वही था, मिला जुला के दोनों का उद्देश्य यही था। कांग्रेस का भी उद्देश्य यही था कि भारत को आज़ादी दिलाओ, इसका भी उद्देश्य वही था, मगर तरीका अलग था, इसका थोड़ा अलग तरीका था। चलिए हो गया, तो ये भी समझ में आ गया। अब चलिए उत्तरीय प्रश्न में आइएगा। तो अब थोड़ा पीछे की तरफ हम लोग चलते हैं। 1920 में बहुत घूम लिए हम लोग, 1930 में भी बहुत घूम लिए, 1917 थोड़ा सा बैक आते हैं 1914 में। क्या आता है, बात उस दौर की थी जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, क्लास भी नहीं था, ना सिलेबस, ना 10th का सिलेबस था। बात उस दौर की थी कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज अध्यापक पूरा एकदम चरम सीमा पे एकदम जोर शोर से अत्याचार कर रहे थे, पुल बनाए जा रहे थे, बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे, सोना चांदी लूटा जा रहा था, देश और गुलाम बनते जा रहा था, हम लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा था। उसी बीच एक और घटना घटी विश्व में, वो था विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। ये वर्ल्ड वार शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। अब वर्ल्ड वार जब हुआ तो इंग्लैंड उसमें भाग ले लिया, भारत भाग में नहीं लिया था। रिकॉर्ड है, भारत ने ना पहला विश्व युद्ध में भाग लिया, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, उसमें भी भाग नहीं लिया, तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला था, उसमें भी भाग नहीं लेगा, और चौथा वर्ल्ड वार, तीसरा वर्ल्ड वार कभी हो भी नहीं किया, होगा तो कुछ बचेगा भी नहीं। चौथा वर्ल्ड वार नहीं होगा, क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वार में पूरा समाप्ति हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो पहले उतना भयंकर मिसाइल वगैरह परमाणु बम सब नहीं था, और ऐसे ऐसा परमाणु बम निकल गया, सब एक दूसरे पे छोड़ देगा तो पृथ्वी का धज्जी उड़ जाएगा, तो कुछ बचेगा। तीसरा वर्ल्ड वार क्या, चौथा वर्ल्ड वार नहीं होगा, इतना गारंटी है, क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वार में ही समाप्त हो जाएगा सब आदमी। तो बच गया, इस बार होने वाला था। रूस और इजराइल शुरू कर दिया था। इधर यरूशलेम कौन था, इधर का इजराइल की राजधानी था ना यरूशलेम,
इसराइली, और इधर कारी कोई दूसरे देश और लड़ रहा था, ईरान इराक सब लड़ रहा था, अफगानिस्तान लड़ रहा था। भारत जानवे करते भारत बहुत स्पेशल है। भारत कहता है कि भैया हम कोनो युद्ध करेगा, कोनो दोस्त रहे चाहे दो दुश्मन रहे, हम जावे नहीं करेंगे उसमें, हम बचल रहेंगे। भारत शांति प्रिय देश है, महात्मा गांधी का देश है भैया। यहाँ पे अभी भी वही सिद्धांत चलता है कि भाई फालतू में जाओ। अभी थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा मोदी जी आए थोड़ा बदल दिए हैं। मोदी जी कहते थे कि भैया मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा तो हम युद्ध करेंगे नहीं, मारोगे तो छोड़ेंगे। देखिए ना, कुछ होता है पाकिस्तान तक आक्रमण करता है तो घर में घुस के मारता है। पहले सिस्टम में कभी भारत कभी पाकिस्तान के घर में घुस के नहीं मारता था। अब पाकिस्तान तरीको इधर आता है ना, तो पूरा भारत क्या करते हैं, भारत के सैनिक पाकिस्तान में घुस के तबाह करके तब मार के आता है। अब छोड़ता नहीं, क्योंकि अब डर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग के पास हथियार हो गया। राफेल जैसा सब आ गया, रूस से कर लिया, तो देखा बेटा बहुत ज़्यादा हो गया हथियार हम लोग के पास। तब देश मजबूत हो चुका है, एक बात तो है। मगर जानते हैं ना, जब युद्ध होगा तब बचेगा नहीं कुछ। तो प्रथम वर्ल्ड वार शुरुआत हो रही थी, उस समय इंग्लैंड भाग लिया था, इंग्लैंड भाग लिया था। और इंग्लैंड का साथ देने के लिए कोई देश भले ही ना हो, परंतु जितने भी देश को गुलाम बनाया था जबरदस्ती उसका साथ ले रहा था वो, और भारत भी गुलाम था। आपको जानकर हैरानी होगा कि ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटेन अंग्रेज यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, इंग्लैंड देश हुआ, ब्रिटेन उसकी राजधानी नहीं इंग्लैंड नहीं भैया, यूरोप में देश हुआ, यूरोप महादेश में इंग्लैंड छोटा सा देश हुआ, ब्रिटिश उसी को कहते हैं। चलिए, तो ये जो है ना इंग्लैंड जो था ना अकेला, सुनिए अकेला 18 देशों पे शासन कर रहा था, एक देश को गुलाम नहीं बनाया था। आप लोग ये मत सोचिए कि अंग्रेज सिर्फ हम ही लोगों को गुलाम बनाया था, भारतीय गुलाम, भारत जैसा मैंने 18 देश को 19 देश को गुलाम बना लिया था छोटा वो अकेला। वो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि बड़ा देश और छोटा देश से नहीं होता है, बुद्धि से लोग शासन करता है। इंग्लैंड बुद्धि से शासन किया था सब पे। छोटा सा देश का कितना औकात है, जो 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 इंग्लैंड का औकात बिहार से लड़ने का नहीं है, वो पूरे 18 देश को चला रहा था। बात करते हैं बुद्धि उसके पास जा रहा था, इसीलिए लड़ रहा था उसको। हम लोग भोले वाले इंसान उसके चक्कर में फंसते जा रहे थे। हाँ, कौन बोल रहा है? तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ देखिए ध्यान से। ब्रिटेन सभी उपनिवेशिक देशों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण था। जितना भी देश को गुलाम बनाया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? भारत। भारत बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं। अभी जनसंख्या में नंबर 1 पे है, क्षेत्रफल में भी आपका कैवा स्थान पे 7वां नंबर पे है। तो छोटा देश नहीं है भारत। और इसमें प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता थी। इंग्लैंड की प्राथमिकता थी कि भारत हाथ से छूटे ना। हम देश के लिए हम तो लड़ रहे हैं, अब इंग्लैंड की सेना किधर इंगेज हो गई थी, किधर जा रही थी? प्रथम युद्ध करने। पर डर ये बात हो रहा था कि भारत छूट न जाए कहीं हमारे हाथ से, ये भी बात था। तो उसने क्या, युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। 1916 में सरकार ने भारत सरकार के आयात शुल्क को लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। अंग्रेज ने सोचा क्या कि भैया अभी अगर हम लोग तगड़ बगड़ करेंगे तो भारत के लोग अब हम पे चढ़ाई किया तो एक तो हम फंसे हुए हैं किधर, उधर युद्ध में, हम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं युद्ध में, अब भारत चढ़ाई कर देगा तो हम तो गए काम से, तो क्यों ना भारतीयों को खुश करके रखे। तो उसी समय कहा क्या कि हम जो आए हैं भारत में शासन करने नहीं आए हैं, हम तो कपड़ा से बेचने आए हैं कि आप लोगों का विकास हो। हम मिल की स्थापना कर देते हैं, कपड़ा मिल लगा देते हैं, पुल बना देते हैं, इस सब का उपयोग कीजिए। आप लोग डाकघर बना देते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म बैटरी बिछा देते हैं, ऊपर ट्रेन पर वहाँ जाइए, है ना, ट्रेन में जाइएगा, आए आप मिल में काम करिएगा, आपका रोजगार मिलेगा। हमारा तो काम है भैया आपका सेवा करना, हम थोड़ी ना आपका कुछ कर रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अरे कहा लगे ताकि भोली वाला जनता समझे कि भैया इतना अच्छा सब विकास तो कर ही रहा है, क्या फालतू में हटक बैठे, ठीक तो है, लोग इसका ये हो जाए, समझ गए ना। क्या कि एक तरफ से घिरा हुआ था, सोचा कि एक तरफ दुश्मन लगा हुआ, दूसरे को साइड कर लेते हैं, ठीक से दोस्त बना लेते हैं, नहीं तो इहो दुश्मन बन जाएगा, इहो दुश्मन बन जाएगा, तो हम तो गए काम से। इसीलिए ऐसा चक्रव्यूह रचा हो। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध उत्पन्न परिस्थितियों को ही देन थी। इसमें भारत की एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा हो गई। भारत में बहुत अच्छा विकास होने लगा तेजी से, भारतीय ज्यादा परिपक्व हुए।
युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी ने राष्ट्रवादी नेताओं को ब्रिटिश सरकार के युद्ध में हर संभव सहयोग दिए। देखिए क्या करने लगा, युद्ध के प्रारंभ होने के साथ, जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में हर संभव सहयोग दिया, सहयोग देना शुरू कर दिया। यही तो गलती किया ये लोग। यही समय जब उन्हें कारी कोनो गर्दन पकड़ ले तो धक्का दबा देना चाहिए निकारी नरेटिया बढ़िया से। तो देखा था कि उन्हें कारी जटाइल है, इन्हें दबा देना चाहिए बढ़िया से। अब सांप है, कोनो दूम पर हाथ रख ले, जहरीला सांप है, तो थोन को कुचलने में बने सुविधा होगा कि दूम उन्हें कारी कैप्चर में है वो। एक तरह से पकड़ा ले, एक तरह से पकड़ने में मारने में बनेगा उसको। अब ये छोटा सा क्या किया और सब होते कर दिया और ये गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ से परेशानी हो रहा है और यहाँ के सैनिकों को यहाँ भेजा जा रहा था वहाँ पे। सरकार को युद्ध में हर संभव प्रयास किया गया क्योंकि उस सरकार के स्वराज संबंधित आश्वासन का भरोसन दिया। कारण क्या था कि वो लोग लॉलीपॉप दे दिया। हाँ लॉलीपॉप क्या था कि युद्ध समाप्त हो जाता है ना तो हम आपको लोगों को आज़ाद कर देंगे। लॉलीपॉप हो गया, बच्चा को लॉलीपॉप दे दिया तो दौड़ते दौड़ते चलाता है ना। तो भारत था बच्चा यहाँ के नेता से, वो अंग्रेजी लॉलीपॉप क्या कराया कि भैया जैसे युद्ध होने का समाप्त हुआ तो आज़ादी दे देंगे। अब ये लोग समझेगा कि ठीक है, अच्छा बात, बिना मार काट कर ले, बिना आंदोलन कर ले, झगड़ा झंझट कर ले, आंदोलन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो बढ़िया बात ना। ये वो बहलावा में आ गया और अंग्रेज था सातिर बहला फुसला लिया छोटा। और क्या किया देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं सरकार के स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाया, जिसने तहत 1915 में 17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास भी हुआ। ये तो ये लोग करते जा रहा था, परंतु इन लोगों को एक बात का भनक भी नहीं मिल रहा था कि अंग्रेज कोई भी चीज़ आपका साथ देने वाला नहीं है। जैसे युद्ध समाप्त होगा अंग्रेज फिर अपने रुतबा में आ जाएगा, अब कहेगा भैया फिर तू जो करना है कर, हमको जो करना है करेंगे। और वही किया वो। मगर फिर भी उसी बीच में भारत में भी कुछ क्रांतिकारियों का आंदोलन भी विकास हो गया था। कुछ क्रांतिकारी लोग थे जो समझ चुके थे कि भैया ये अंग्रेज गलत कर रहा है और हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे एक तरफ हम लोग डार्क में रखे गए थे, हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था, और एक तरफ कुछ लोग साथ भी, कुछ लोग विरोध भी करने के लिए खड़ा हो गए। दो तरह की पृष्ठभूमि बनी भारत में, मगर कुछ खास परिणाम इसका नहीं निकला। मगर मौका था बहुत अच्छा देश को आज़ादी दिलाने का। हमारे लोग का देश अगर 1914 से 18 के बीच में आज़ाद होता था ना, बहुत बढ़िया अति उत्तम। मगर एक बात है, दूसरा कबाड़ छोड़ा नहीं था। जब 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, फिर इंग्लैंड गया लड़ने, तो अब कोई लॉलीपॉप पकड़ने वाला नहीं था यहाँ पे। तब माता रानी दी कि अच्छा मौका है, करो या मरो। तब 1942 में हालांकि देश युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज कमजोर हो गया था, बस उस समय भारत छोड़ो आंदोलन वही घड़ी छेड़ दिए। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे शुरू हुआ, देश आज़ाद हुआ। ये सब बातें थी। तो कहीं ना कहीं किसी को ठगने का भी कोई लिमिट ना होता है। कहते ना अत्याचार करने का भी लिमिट होता है, अत्याचार का लिमिट हुआ। ये भी पढ़ा दिए बुआ, सहयोग आंदोलन के कारण परिणाम पढ़ा दिए हैं, ये सब पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा दिए, सविनय आंदोलन के विवेचना कर, ये भी पढ़ा दिए। अब 4 नंबर और क्या क्वेश्चन बचल है? 4, 5, 6 4, 5, 6 बचल है। 10-15 मिनट 20 मिनट और 15 मिनट रुकिए, बढ़िया से समझा देंगे इसको। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो अब इजी लाइट मोड वाले क्वेश्चन है। हो गया कंप्लीट? आइए चलिए नीचे बैठिए, हम आ रहे हैं, क्लास में बैठिए। सब सजा मिला है।